everyone, welcome back to this channel and you people are watching Adda 24/7 and this is for class 9 to 10. So आप सभी लोगों का 9 10th के चैनल पर अड्डा के बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा that here in this video session we people are covering a very important part that is MCQ series based on your examination. इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमने यहाँ पर वो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है जिससे आपके मार्क्स फुल आए। तो पहला टॉपिक क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे मैम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा दीजिएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दीजिएगा, तो मैं रिविजन तो नहीं आप लोगों का करवा पाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी आपसे फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, उन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको मॉडल ऑक्सिलरीज का रिवीजन भी होता जाएगा, राइट। सभी बच्चे क्या करना है, सबसे पहले आप सभी बच्चों को कनेक्ट कर लीजिए ताकि हम इस ब्यूटीफुल से सेशन को स्टार्ट कर सकें। और सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दिए कि आप सभी तैयार हैं। Yes, ma'am. Ready, ma'am. So just be ready, everyone. Without doing any kind of delay, we are moving ahead. और हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर को, तो जल्दी जल्दी सभी कनेक्ट हो जाइए। अगर मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो मैम है उनका नाम है रुबैका मैम और ये सभी को पता है, राइट। जो नए बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जिन्हें नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए। और अगर आप मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, सो यू कैन रीड दिस इज समथिंग विच इज रिटन अबाउट मी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अभी हम देख पा रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं और अब हम लोग मॉडल्स पे आ चुके हैं और मॉडल्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्या आप लोग पढ़ पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर यू एबल टू रीड दिस? फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate model auxiliaries. So what you need to do, आपने क्या करना है, आपने मॉडल ऑक्सिलरीज को यहाँ पर फिल करना है, राइट। तो एक क्विक रिवीजन जल्दी से हो जाए। हाँ मैम हो जाए। देखो आपके एग्जाम में ना इनके यूजेस आते हैं, क्या आते हैं? यूजेस, ठीक। बट जब आप आगे जाओगे ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, कंपटीशन में इंग्लिश आती है, राइट। तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अब दो छोटी छोटी सी चीजें और याद रख लो। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि टोटल हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो होती है 13। कौन कौन सी? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड टू, डेयर टू, यूज टू और ऑट टू, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो यूज होती हैं। हैव टू को भी कुछ लोग मॉडल ऑक्सिलरी में लिख देते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी बट क्वाइट सिमिलर टू मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मस्ट, राइट। तो मेजर अगर आपसे पूछा जाए कितनी मॉडल ऑक्सिलरी है तो 13 है। दूसरा कुछ रूल होते हैं जो आपको याद रखने जरूरी है, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा हुआ आपको दिखे तो दो कंडीशन बनती है। पहला आपको चेक करना होता है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। कैसे चेक करेंगे मैम? सब्जेक्ट को चेक कर लो। सब्जेक्ट अगर काम करता हुआ दिखाई दे तो वर्किंग, सब्जेक्ट अगर काम करता हुआ ना दिखाई दे, नॉन वर्किंग दिखाई दे तो पैसिव हो गया। तो वर्किंग में एक्टिव, पैसिव कब बनेगा? जब नॉन वर्किंग होगा। समझ आ रहा है ना? एक्टिव में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके आओगे, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आओगे। दीज आर द बेसिक रूल विच यू नीड टू रिमेंबर, ओके, विच यू नीड टू रिमेंबर। मैं सेंटेंस भी बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला आई कैन, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू। कैन मॉडल ऑक्सिलरी और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा मैं कर सक रही होंगी, फ्यूचर में मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं कर सक रही होंगी, राइट। तो मैंने सेंटेंस बोल दिया आई कैन बी डूइंग दैट। कैन के बाद क्या लगा? बी, और फिर मैं क्या बोल रही हूँ? डूइंग दैट। और क्योंकि मैं हूं और मैं वो पर्सन हूं जो इस काम को कर रही हो सकती हूँ, आई कैन बी वर्किंग, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग आई कैन बी डूइंग दिस। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि सपोज ये एक प्रोजेक्ट है, इसको किया जा रहा होगा, है ना, तो आप सेंटेंस कैसे लिखोगे? दिस प्रोजेक्ट कैन बी डन। कैन मॉडल ऑक्सिलरी, बी लगा हुआ है साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो आपका काम नहीं कर सकता, वो वर्किंग नहीं हो सकता। सो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में जानना जरूरी है, राइट। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको डिस्कस भी करती चलूंगी कि कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का क्या यूज होता है, ठीक है ना। तो सभी रेडी हो? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो। एवरीवन इज रेडी फॉर दिस सेशन? Everyone is ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Great, everyone. Look at this. My grandmother is 85. मेरी दादी माँ या मेरी नानी माँ जो है ना, वो अब कितने साल की हो गई है? 85 साल की।
बट ऑब्वियसली चीज, अगर मेरी मम्मी इतनी बड़ी हो गई है तो मेरी नानी तो और बूढ़ी हो गई होंगी, या हो सकता है बूढ़ी हो रही हूँ, राइट। तो मेरी ग्रैंड मदर 85 ईयर्स की है, लेकिन शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। वो अभी भी बिना चश्मे के, बिना ग्लासेस के पढ़ और लिख सकती है, राइट। सो यहाँ पर आपको एबिलिटी बतानी थी। अब एबिलिटी कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी बताती है? दो ही है, कैन और कुड। कैन भी एबिलिटी बताता है और कुड भी एबिलिटी बताता है, दोनों ही क्या एबिलिटी बताते हैं। इसको मैं कुड कर देती हूँ, ठीक है। कुड भी आपकी एबिलिटी बताता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये आपको प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाएगा, आज की एबिलिटी, और ये आपको पास्ट की एबिलिटी दिखाएगा कि आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे, आपने नहीं किया। समझ आ गया सभी लोगों को? इसके अलावा कैन का यूज आप लोगों ने पढ़ा है, परमिशन मांगने के लिए भी होता है। लेकिन अगर यही परमिशन आपकी थोड़ी सी पोलाइट हो जाए, किसी ऑफिशियल जगह पे आप जाते हो ना, तो आप थोड़े से पोलाइट हो जाते हो, शांत हो जाते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप कुड लगाते हो। तो अगर कहीं पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट परमिशन मांगनी है, थोड़ा सा हम्बल होना है, सामने वाला अगर आपसे ऊंची पोजीशन पे है, उसके साथ आपको थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है, तो आप वहां पे कुड लगा सकते हो। तो अभी तो हमें क्लियर हो गया कि कैन और कुड हमें एबिलिटी बताता है, कैन प्रेजेंट की बताता है, कुड पास्ट की बताता है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं माय माय ग्रैंड मदर इज 85। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कितने साल की है? 85 साल की है। अभी 85 साल पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान की नजरें कमजोर हो जाती हैं, इंसान की हियरिंग पावर जो होती है ना वो भी कमजोर हो जाती है, इंसान समझ नहीं पाता, उसका जो ब्रेन होता है ना वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 85 ईयर्स की हो चुकी है, और उसके बावजूद वो बहुत अच्छे से पढ़ लिख लेती हैं बिना ग्लासेस के। दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि बूढ़ी एज आते आते लोगों को चश्मा लग जाता है, और आजकल तो यंग बंदों को भी चश्मा लग रहा है, राइट। सो एबिलिटी बताई जा रही थी और प्रेजेंट की एबिलिटी बताई जा रही थी, तो द करेक्ट आंसर इज ए। अगर हमें ये बताना होता मेरी ग्रैंड मदर जो थी जिनकी डेथ हो गई है वो 85 ईयर्स की थी, अब देखो पास्ट में चले गए, मेरी ग्रैंड मदर जो कि 85 ईयर्स की थी, जो कि अब मर चुकी है, वो 85 की भी एज में पढ़ लिख लेती थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पास्ट में चले गए हैं, क्योंकि हम उनकी डेथ के बारे में बात करें, दैट मीन्स इन प्रेजेंट शी इज नो मोर, अभी आज वो नहीं है, राइट। तो इसलिए आप क्या बताओगे यहाँ पर कि वहां वुड लग सकता था, क्योंकि पास्ट बताया जा रहा है, बट क्योंकि अभी सेंटेंस में हमारे पास इस दिया गया है जो कि प्रेजेंट है, so that's why we will use can। मे का अगर आपसे पूछा जाए तो मे का यूज आप याद रखना, मे जनरली पॉसिबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर परमिशन मांगने के लिए यूज किया जाता है, परमिशन मांगते हो ना उसके लिए, ठीक है। तो ये सभी लोगों को क्लियर हो गया है, हो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? कैन लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है, प्रेजेंट एबिलिटी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ साथ पढ़िएगा और मेरे साथ साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा। डैश आई कम विद यू, डैश आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अभी हैव ऑप्शंस, कैन, विल और वुड, ओके। कैन, विल और वुड, ठीक है, हमारे पास तीन ऑप्शन है, कैन, विल और वुड, राइट। जल्दी से आंसर करके बताइए कि क्या होगा। वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। कैन आएगा, विल आएगा कि वुड आएगा, ना वेटिंग फॉर यू आंसर्स। ओके, आई एम गिविंग यू टाइम, आप आराम से सोचिए और मुझे आंसर करके बताइए। अभी देखो, मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ क्या, है ना। अभी पीछे मैंने आप लोग को बताया कि कैन और कुड का एक और काम होता है परमिशन मांगना, राइट। कैन और कुड में फर्क क्या होता है? कैन परमिशन नॉर्मली मांग लेते हो आप किसी से, कुड में आप पोलाइट हो जाते हो, प्लीज कुड यू कम विद मी, ओके।
तो यहाँ पर आपके पास कैन दिया गया है और एक परमिशन आपकी एक और से मांगते हो आप, दैट इज मे। तो आपके पास दो चीजें, या तो मे लगा दो या तो कैन लगा दो, क्योंकि मे आपके पास यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप कौन से ऑप्शन के थ्रू जाओगे, क्या। ठीक है, कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारी साथ आ सकता हूँ, तो आई एम आस्किंग फॉर परमिशन, क्या मुझे इजाजत है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। ओके, समझ में आ गया ना। दूसरा, विल कभी भी आई के साथ यूज नहीं होता इन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में विल कभी आई के साथ यूज नहीं होता। वुड आई कम विद यू, वुड आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये या तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है कि कुछ पॉसिबली होने वाला है, या फिर वुड का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे करते हो। वुड का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप ये बताते हो कि आई वुड लाइक टू से, जब आप अपनी इंटेंशन बताते हो कि मेरे को कुछ करना है, या मैं कुछ करना चाहता हूँ, या मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गॉट इट। सो रिमेंबर दिस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर परमिशन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, डैश यू हेल्प मी विद हाउसवर्क प्लीज, क्या तुम मेरी काम में मदद कर सकते हो। तो हियर आई एम डूइंग रिक्वेस्ट, राइट। तो जब आप रिक्वेस्ट किसी से करते हो तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी के यूज करते हो, अगेन या तो कैन या तो कुड। कैन कौन सी रिक्वेस्ट के लिए होता है, जो आपकी इनफॉर्मल होती है। अब इनफॉर्मल कैसी होती है, मैंने आपको पढ़ा करके रखा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। जिसने मॉडल ऑक्सिलरी का सेशन नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जा करके देख ले, मिल जाएगा। कैन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करता है, मतलब अपने भाई से, मम्मी से, पापा से आप बोलते यार पेन दो, ठीक है ना, कैन यू गिव मी अ पेन, कैन यू ईट दिस, लाइक दिस, है ना। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से कि भाई कर दो, लेकिन वो इनफॉर्मल है, अपने घर वालों से या किसी से कुछ भी आपने बोल दिया। लेकिन कुड एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाती है जिसमें हम थोड़ा सा पोलाइट होते हैं। जैसे यहाँ पे डैश यू प्लीज हेल्प मी विद द हाउस वर्क, तो आप किसी पर्सन से बोल रहे हो कि क्या आप मेरा कृपया करके ये काम कर देंगे, जहाँ पे आप थोड़ा सा पोलाइट हो रहे हो, हम्बल हो रहे हो। तो पोलाइटनेस कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दिखाती है, कुड। सो यू विल गो विद कुड विच शोज पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट। कहीं अगर आप ऑफिशियल जगह पर भी बैठे होगे और वहां पर आप जाकर के रिक्वेस्ट करोगे ना, तो भी आप कुड लगाओगे। जैसे could I talk to Mr. Mehta, who is the CEO of this company, please? Could I talk to your boss? Like this. Will shows future intention. Okay? Should के दो काम होते हैं। should या तो सलाह के लिए यूज किया जाता है, सजेशन के लिए, या फिर एडवाइस के लिए। ठीक है, डॉक्टर एडवाइस देगा तो should लगा करके बोलेगा आपको सेंटेंस, यू शुड टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ठीक है, यू शुड गो होम, बहुत लेट हो गया तुम्हें घर जाना चाहिए। कोई सजेशन दे, एडवाइस दे, तो शुड लगाना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिक्वेस्ट करी जा रही है, वो भी रिक्वेस्ट कैसी है, पोलाइट। प्लीज क्या आप मेरे काम करने में मदद करेंगे, आप हम्बल हो रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो किसी से, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज गुड। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन, there was a time when I dashed stay up very late. What is the meaning of stay up? Stay up means go to the bed to sleep in. बेड पे जाते हो ना सोने के लिए। तो कह रहे हो आप कि एक समय था जब मैं बहुत लेट लेट जाता था सोने के लिए, बहुत लेट लेट। तो आप पास्ट में अपनी क्षमता दिखा रहे हो कि आप कोई काम करते थे, है ना। तो जब आप पास्ट की क्षमता दिखाते हो, पास्ट का एक्शन नहीं, पास्ट की क्षमता दिखाते हो, तो आपके पास क्षमता दिखाने के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, क्षमता भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, दैट इज कैन एंड कुड। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाएगा और कुड किसकी एबिलिटी दिखाएगा, पास्ट की। तो यहाँ पे आप कौन सी एबिलिटी दिखा रहे हो, प्रेजेंट की पास्ट की, पास्ट की। तो जब पास्ट की एबिलिटी दिखाओगे तो आप क्या लगाओगे, कुड। समझ में आ गया, क्या नहीं लगेगा, वुड पॉसिबिलिटी की बात करता है। इतना क्लियर हो गया, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। जैसे अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, एक समय था जब मैं खेलने जाया करता था। तो एक समय था जब मैं खेलने जाया करता था, तो वहां पे आपको लिख के देगा कि आपको रूटीन एक्शन दिखाना है। तो जब रूटीन एक्शन में आओगे तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो टू प्ले, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्टे अप वेरी लेट, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि पास्ट की एबिलिटी दिखा रहे हैं,
इस वजह से यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, कुड। यहाँ पे अगर बोला जाता पास्ट रूटीन हैबिट दिखा रहे हैं तो आप लगाते यूज टू। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, यू डैश नॉट लूज एनी वेट, यू आर ऑलरेडी सिन। कोई जरूरत नहीं है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वेट और लूज करने की, क्योंकि तुम ऑलरेडी स्लिम हो भाई, तुम्हारा ऑलरेडी फिजिक बहुत अच्छा है, यू आर वेरी गुड एट फिजिक, तो देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ जिम टू लूज वेट, टू बी स्लिम। आप पहले से ही स्लिम हो, तो नेसेसिटी के लिए बेटा आपके पास, आप ये याद रखना, जब कहीं पे आप फोर्सफुली कोई काम करवा रहे होते हो ना, जबरदस्ती जबरदस्ती आपको कोई काम करना पड़ रहा होता है, जरूरत होती है आपको, राइट, फोर्स जहाँ पे हो रहा होता है क्रिएट, जहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, वहां पे आप दो मॉडल ऑक्सिलरी लगाते हो, या तो मस्ट या तो नीड, राइट। तो यहाँ पे देखो मस्ट तो है नहीं, आई हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज नीड। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम नीड के साथ तो टू लगता है, लेकिन यहाँ तो टू लगा ही नहीं है, तो मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दैट इज नॉट, विच इज मेकिंग द सेंटेंस नेगेटिव। आप इस चीज को याद रखना कि जब भी आप नीड टू और डेयर टू को नॉट के साथ यूज करते हो, तो आप उसके साथ टू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, क्या होते हैं, नाम सुनना ध्यान से, बेयर इन्फिनेटिव, आपके दिमाग में आएगा क्या होते हैं मैम, हमने तो इन्फिनेटिव ही नहीं सुने, तो हम कहेंगे सुनो इन्फिनेटिव क्या होते हैं। कहीं पे भी अगर तुमको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो वो इन्फिनेटिव, जैसे टू वर्क, टू स्लीप, टू गो, टू लाइन, टू कुक, टू स्लीप, राइट, इस तरह के सेंटेंस दिखाई दे अगर आपको, तो टू के साथ वर्ब लगी हुई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना इन्फिनेटिव के यूज होते हैं, मतलब इन्फिनेटिव में वर्ब तो लगी होगी लेकिन आपका ये टू नहीं लगा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिना, अब ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है बेटा, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके साथ बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं ज्यादातर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, राइट, मस्ट, ये आपकी क्या लेती है, बेयर इन्फिनेटिव। बचा क्या आपका, यूज्ड टू, ought to, need to, ठीक है, जिसमें जब यूज्ड टू और नीड टू और ought to का इस्तेमाल करोगे या फिर डेयर टू का इस्तेमाल करोगे, तो ये ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज है जो अपने साथ टू लेती हैं और टू प्लस वी वन लगाती हैं। लेकिन इसमें से भी अगर नीड और डेयर का आप नेगेटिव बनाओगे तो वो अपने साथ नॉट नहीं लेंगी, तो इसको आप वैसे भी बोल सकते हो बिना टू के वर्ब आएगी, टू का इस्तेमाल नहीं होगा, बिना टू के वर्ब आएगी। सो अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे जहां पे बिना टू के वर्ब दिखाई दे रही हो आपको, जैसा कि नीड और डेयर में हो रहा है, वो अपने नेगेटिव बनाने के लिए टू का इस्तेमाल नहीं करता, दैट मीन्स यू आर यूजिंग बेयर इन्फिनेटिव हियर, अ वर्ब विदाउट टू। Okay, so what is bare infinitive? A verb without to. Okay, a verb without to. So here what you will write, need. Got it? इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना सभी लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दें। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन, सभी लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। व्हाट इज द सेंटेंस, वी डैश मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, प्रोहिबिशन। जब आप किसी को प्रोहिबिट करते हो मतलब आप किसी को किसी काम करने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है, फोरबेट कर रहे हो,
तो फोर्बिड आप तभी कर पाते हो जब आप एक तरह का फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, राइट। तो जब किसी को जबरदस्ती आप कोई काम करने के लिए मना कर रहे हो, या तो जबरदस्ती काम करवाना या नहीं करवाना, दोनों में कौन सी मॉडल ऑक्सिडे यूज होगी? या तो मस्ट या तो नीड नॉट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ फोर्स, अ प्रेशर। जबरदस्ती आप उस इंसान से वो काम करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना सभी लोग? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, सुनो। तो यहाँ पर आपने क्या हमें बताने की कोशिश करी थी? आपको प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को फोरबिड करना। तो जिस जगह पे आप किसी तरह का प्रेशर या फोर्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, जबरदस्ती आप किसी का को कोई काम करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, तो उस जगह पे आप कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हो? या तो मस्ट का या तो नीड का। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी को पहला मूव नहीं लेना चाहिए, मतलब हम मना करें, जबरदस्ती एक ऑर्डर दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को कि देखो ये काम मत करना, दिस इज नॉट नेसेसरी, तुम ये काम नहीं कर सकते, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो प्रोहिबिशन में आप कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी लगाओगे? मस्ट नॉट। कैन नॉट नहीं लगेगा, विल नॉट नहीं लगेगा। कैन नॉट एबिलिटी दिखाता है, विल फ्यूचर को डिफाइन करता है, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। अगर इसको आप ऐसे भी समझो कि दो आर्मीज हैं, दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं, तो एक तरफ इंडियन आर्मी है, एक तरफ आपकी जर्मन की आर्मी है। तो आपसे ये जर्मनी वालों का जो लीडर है वो ये कह रहे हैं कि देखो तुम लोग पहला मूव नहीं लोगे, सो यू मस्ट नॉट मेक द फर्स्ट मूव, आपको पहला मूव नहीं लेना, गॉट इट? सो इट विल बी मस्ट नॉट, और अगर नीड होता तो नीड नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। अगला देखिए सेवंथ वाला, इट इज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है? बर्फ गिर रही है। सो आई डैश स्टे एट होम, क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही है तो मुझे कहाँ रुकना चाहिए? घर पर रुकना चाहिए। आप पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो कि पॉसिबिलिटी है कि मुझे घर पे रुकना चाहिए, आप श्योर हो इस चीज के बारे में कि बाहर क्या हो रही है? स्नोफॉल हो रही है। तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, आपको घर पर रुकना पड़ेगा। और आपका घर पे रुकना आपकी कोई क्षमता नहीं बताता, कोई रिक्वेस्ट नहीं बताता, राइट? कोई परमिशन नहीं बताता, आप किसी से परमिशन लेकर के नहीं रुक रहे हो, बल्कि आप खुद कोई काम कर रहे हो, आप इंटेंशनली कोई काम कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर क्या हो रही है? बर्फ गिर रही है। तो आप क्या नहीं कर सकते? आप जा नहीं सकते बाहर, ठीक है? समझ में आ गया सभी लोगों को? सो आपने याद रखना है, इट विल बी विल। इट इज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर बर्फ गिर रही है तो मैं बाहर नहीं जा सकता। समझ आ रहा है ना? तो इंटेंशन, अगर इंटेंशन के बारे में बात करी जाएगी तो आप विल लगाओ। नेक्स्ट देखो, एट, आई डैश गेट यू अ शॉल फ्रॉम कश्मीर, मैं तुम्हारे लिए कश्मीर से एक शॉल ले आऊंगा, है ना? ये मैंने प्रॉमिस किया। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन का खेल बताया था, विल और शैल के साथ। आपकी जो नॉर्मल इंग्लिश होती है, यानी कि जो पुरानी इंग्लिश बोलते हैं ना, हमारे यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए, तो हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ठीक है, वो कहती है फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाओ और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाओ? विल लगाओ। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ने कुछ चेंजेस किए। मॉडर्न इंग्लिश मतलब जो आधुनिक इंग्लिश है, जिसमें बड़े बड़े ग्रामेरियन आए और उन्होंने इंग्लिश को चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, आप फर्स्ट पर्सन में विल का इस्तेमाल कर सकते हो और सेकंड थर्ड पर्सन में शैल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशन लगेंगी भाई, और वो कंडीशंस भी उन्होंने कौन कौन सी बताई? पहला प्रॉमिस, दूसरा थ्रेट, तीसरा कंपल्जन, मतलब जबरदस्ती आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, तीसरा होता है क्या? डिटर्मिनेशन, जिसे आप इंटेंशन भी बोल सकते हो, और चौथा आपने क्या बताना है? ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शैल गो होम ना, इस तरीके से।
तो प्रॉमिस का मतलब है आपने किसी से पक्का वाला वादा कर लिया, धमकी दी या जबरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स किया कुछ करने के लिए, या फिर अपने ऊपर प्रेशर लगाया कि आपको ये काम करना है, या किसी को ऑर्डर दिया, तो उसमें आपने फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज किया और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज किया, शैल। लेकिन यहीं पर मॉडर्न इंग्लिश ने एक एक्सेप्शन दिया, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अपवाद। मतलब ये मत मानना, यहाँ पे आप ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना। क्या? कि जब क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब सवाल बनेंगे, तो ये खेल मत खेलना कि आई के साथ विल लगा देना, सेकंड थर्ड के साथ शैल लगा देना। उस कंडीशन में आई के साथ शैल ही लगाओगे और विल के साथ यू या फिर थर्ड पर्सन का ही इस्तेमाल करोगे। गॉट इट? जैसे विल यू गो इज करेक्ट, बट विल आई गो इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? शैल आई गो वुड बी द करेक्ट वन। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में इसको चेंज नहीं करोगे। तो अब देखो यहाँ पे आई लगा हुआ है, राइट? मैं तुम्हारे लिए एक शॉल ले आऊंगी, तो मैं फ्यूचर को बता रही हूँ जहाँ पे मुझे शैल लगाना चाहिए था, राइट? बट मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे प्रॉमिस आ रहा है। तो आपने देखा ना, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगता है किसमें? जब प्रॉमिस वाली कंडीशन आती है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? आई विल गेट यू अ शॉल, क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे हो, यानी कि आपका पक्का वाला वादा है कि आप उसके लिए शॉल लाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तो आप इंटेंशनली बहुत गुस्सा हो और आप बहुत गुस्से में इंटेंशनली ये चीज बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल लगा रहे हो। ठीक? वुड आपकी पॉसिबिलिटी दिखाता है या आपकी कुछ लाइकलीनेस को दिखाता है, कैन आपकी एबिलिटी को दिखाता है, आपके पॉसिबिलिटी को दिखाता है और आपके परमिशन को दिखाता है, रिक्वेस्ट को दिखाता है, मे अगेन पॉसिबिलिटी दिखाता है। यहाँ पर प्रॉमिस के बारे में बात की गई है, यानी कि वादे के बारे में बात करी गई है, तो दोनों में से कोई भी नहीं लगाओ, राइट? नेक्स्ट आएंगे 9 पे। डैश यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार? अगर मैं तुम्हारी कार ले लूं तो क्या तुम माइंड करोगे, राइट? तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, आपके पास शुड है जो कि सजेशन दिखाता है या फिर एडवाइस दिखाता है, तो एक तो कैंसिल हो गया शुड। बचा विल और वुड। वुड पॉसिबिलिटी दिखाता है कि कुछ चीज हो सकती है, या फिर आपकी लाइकलीनेस को दिखाता है, जैसे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, राइट? तो बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर। पॉसिबिलिटी में मतलब आपकी एक तरह की चॉइस हो जाती है कि किस चीज को आप प्रेफर करोगे। आई वुड लाइक टू टेक टी टू कॉफी, है ना, ऐसा करके स्टेटमेंट देते हो आप। लेकिन यहाँ पे परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और जब आप परमिशन लोगे, यानी कि आप फ्यूचर में कोई काम करने के लिए परमिशन ले रहे हो। अगर आपका यहाँ पे कैन लगा हुआ होता तो दैट विल बी रियली वेरी नाइस। अगर आपका कुड लगा होता तो दैट विल बी रियली वेरी नाइस ऑल्सो, क्योंकि कुड भी आपका परमिशन लेने के लिए यूज किया जा सकता है और कैन भी परमिशन लेने के लिए यूज किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हो, थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर कैन और कुड में दोनों ही ऑप्शन में नहीं था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल ऑक्सिलरी बच रही है, दैट इज विल, जो कि आपको फ्यूचर की रिक्वेस्ट दिखा सकती है, कि फ्यूचर की परमिशन के बारे में बात कर सकती है। तो मैंने कहा, विल यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार? क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं तुम्हारी कार ले लूं तो? राइट? समझ में आ गया? लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखना आप। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या आया, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। ये तो क्लियर हो गया है ना? लेकिन मैंने जब इसको पूरा चेक किया तो मुझे एक और चीज समझ में आई, कि यहाँ पर लिखा हुआ है बोरोड, राइट? क्या लिखा हुआ है? बोरोड, विच इज पास्ट, राइट? विच इज पास्ट। तो अब आपने सोचा, विल का पास्ट क्या होता है? विल का तो पास्ट वुड होता है, राइट? तो वुड एक्चुअली में परमिशन की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी सपोज अगर आपको परमिशन लगानी है, वो भी परमिशन पास्ट की दिखानी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप वुड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक? अगर यहाँ पे आई बोरो लिखा होता तो आप विल लगाते, लेकिन क्योंकि बोरोड लिखा हुआ है, इस वजह से आप क्या लगाओगे? वुड लगाओगे। सो दिस वुड बी करेक्ट, नॉट दिस। ओके? सो ये चीजें भी आप लोग को चेक करनी होती है, जो अभी मैंने नहीं चेक करी, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ। ठीक है? तो शुड सजेशन के लिए है, नहीं आएगा। विल फ्यूचर के लिए है, परमिशन दे सकता है फ्यूचर की वो। विल यू माइंड इफ आई बोरो योर कार? अगर मैं तुम्हारी कार लेती हूँ तो क्या तुम माइंड करोगे? तो या आप विल लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है, विल का पास्ट वुड होता है, तो आपने वुड लगा दिया, राइट? नेक्स्ट देखिए 10th वाला। डैश यू टेक केयर ऑफ माई डॉग फॉर अ डे? यहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पोलाइट रिक्वेस्ट।
शुड सजेशन और एडवाइस के लिए होता है, नहीं लगेगा, है ना। यू के साथ शैल, जरा मैं पिछली स्लाइड पे आकर के आपको दिखा दूं, अगर मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हो, देखो यू के साथ शैल नहीं लग सकता क्वेश्चन फॉर्मेशन में, यू के साथ क्या ही लगेगा, विल ही लगेगा। दैट्स व्हाई यू विल गो विद विल, नॉट शैल, नॉट वुड, नॉट शुड। अगर यहाँ पे आई लिखा होता तो आप यहाँ पे शैल आई लिख देते, शैल आई टेक केयर ऑफ माय डॉग। तो कभी कभी ना पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे बहुत सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो पोलाइट रिक्वेस्ट बताती हैं, विल भी बता सकती है, शैल भी बता सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी बाय लुकिंग एट दी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आप शैल नहीं लगाओगे क्वेश्चन फॉर्मेशन में, ठीक है। आई के साथ आप क्या नहीं लगाओगे, विल नहीं लगाओगे क्वेश्चन फॉर्मेशन में। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोलता ना, शैल या विल आई गो, क्वेश्चन फॉर्मेशन है, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, विल, यू गो विल बी द करेक्ट, गॉट इट। सो द करेक्ट आंसर इज विल। आई होप इतना सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। वेरी गुड। हम लोग कुछ और सेंटेंसेस फटाफट देख लेते हैं जिनके ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। द आर्टिकल स्टेटेड दैट ही डैश रेड एट द एज ऑफ 3। मैंने कहा ये जो आर्टिकल है ना, ये स्टेट कर रहा है, मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसने हमें बताया है ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज अ श्योरिटी, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन ही हमने हटा दी। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि ये लड़का 3 साल की उम्र में भी क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। तो अब ये बताइए, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, गुड, ठीक है। तो क्योंकि श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आर्टिकल में स्टेटमेंट दिया हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, यू टेक अ स्वेटर इन केस इट गेट्स कोल्ड। तो यहाँ पे यू और टेक के बीच में अगर आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी लगानी हो, अगर आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी लगानी हो, यू डैश टेक, तो आप बताइए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे, आप शुड का इस्तेमाल करेंगे या आप किसी दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके सामने दी गई है, माइट। तो आप ये बताइए कि आपको ये बोला जा रहा है कि इन केस, मान लो अगर ठंड हो गई तो, इन केस अगर ठंड पड़ी तो तुम्हें एक स्वेटर रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, इट माइट बी पॉसिबल कि ठंड पड़ सकती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक स्वेटर लेना चाहिए, राइट। अब दो चीजें देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन काफी सारी साइट पर देखती हूँ, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बट हमें इसको किस चीज को लेकर के करना है, समझ करके करना है, अंडरस्टैंड करके करना है, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा। माइट पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, माइट पॉसिबिलिटी बताता है, और शुड क्या बताता है, आपको सजेशन देता है। हमने कहा आपको स्वेटर ले लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ठंड पड़ जाए, ऑल्दो इट इज टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी की, लेकिन पॉसिबिलिटी किस चीज की है, ठंड पड़ने की। इन केस इट गेट्स कोल्ड, मानो कि अगर ठंड पड़ जाए, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, माइट इट गेट्स कोल्ड, माइट इट गेट कोल्ड, हो सकता है कि ठंड पड़ जाए। तो पॉसिबिलिटी ये वाले पार्ट में है, ये वाले पार्ट में नहीं है, ये वाले पार्ट में तो हम सजेशन दे रहे हैं, राइट। तो जो पार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, जिस पार्ट में आपको जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज करनी है, वो आप यूज करो। तो यू शुड टेक अ स्वेटर, तुम्हें एक स्वेटर ले लेना चाहिए, इन केस इट गेट्स कोल्ड, क्या पता ऐसा हो कि रास्ते में ठंड पड़ जाए, है ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता, यू शुड टेक अ स्वेटर डैश इट गेट्स कोल्ड, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद ठंड पड़ सकती है, तो यहाँ पे इन केस की जगह पे अगर आपको ब्लैंक दिया गया होता, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना था, माइट लगाना था, क्योंकि ये वाला सेंटेंस आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, गॉट इट। बट यहाँ पर क्या लगाओगे, शुड, बिकॉज इट इज गिविंग अ काइंड ऑफ सजेशन। नेक्स्ट देखिए 23, इट्स गोइंग टू रेन ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर भर बारिश होने वाली है, डैश वी गो टू द सिनेमा, क्या हमें सिनेमा जाना चाहिए, राइट। तो हियर आई एम आस्किंग फॉर समथिंग, कि आपको कोई काम करना चाहिए या आपको कोई काम करना नहीं चाहिए फ्यूचर में। तो आप बताएं मुझे यहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का आप इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर परमिशन, कि पूरे दोपहर भर बारिश हो रही है, क्या हमको जाना चाहिए। सपोज आप अपनी मम्मी के पास गए और अपनी मम्मी से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो,
कि क्या मम्मी मुझे ऐसा काम करना चाहिए? वेरी गुड। तो आपने ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे सलाह ले नहीं रहे हैं किसी को, हम यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं। और परमिशन मांगने के लिए आपका शुड नहीं होता, क्योंकि शुड तो सजेशन देता है। जैसे आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा इट इज गोइंग टू रेन ऑल आफ्टरनून, यू शुड नॉट गो टू द सिनेमा, तो दैट मीन्स वहां पर हम हमारी मम्मी से सजेशन ले रहे हैं, हमारी मम्मी हमें सजेशन दे रही है। लेकिन यहाँ पर तो हम परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। और परमिशन में आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन फॉर्मेशन में आप हमेशा शैल लगाते हो। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में विल भी दिया गया होता ना, तो भी आप उसे कट कर देते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है वी। शैल वी होता है, लेकिन शैल यू नहीं होता क्वेश्चन फॉर्मेशन में, वो रॉन्ग होता। तो समझ में आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्या इजी था? कि यहाँ पे हमने परमिशन मांगी है कि हमें सिनेमा जाना चाहिए, परमिशन मांग रहे हो तो शैल लगा रहे हो। लेकिन अगर मम्मी बोलती कि तुम्हें सिनेमा नहीं जाना चाहिए, तो मम्मी बोलती यू शुड नॉट गो टू सिनेमा, क्योंकि वहां पे मम्मी सजेशन दे रही होती है। राइट? बताइए जल्दी से, मुझे इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो बता देंगे सभी। वेरी गुड, वेरी नाइस। चले नेक्स्ट देखें। स्कॉट बी एट द 21, स्कॉट बी स्कॉट बी 21 एट द एंड ऑफ दिस मंथ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपको यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है, देखो मैं आपको एक गैप दे देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। राइट? ये गैप है आपका, आपको यहाँ पर एक मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है, विल भी लगाओगे या वुड भी लगाओगे, आपने बताना है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कॉट 21 साल का हो जाएगा इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के एंड तक। यू आर नॉट श्योर अबाउट दी बर्थडे, तो यू आर शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बर्थडे कि इस महीने के आखिर आखिर तक एंड होते होते स्क्वाड 21 तारीख का हो जाएगा, क्योंकि आपको बर्थडे की एग्जैक्ट डेट नहीं पता। जब आपको एग्जैक्ट डेट पता होती तो आप वहां पे विल लगाते, क्योंकि आप श्योर हो, श्योरिटी है आपको, आप इंटेंशनली वो चीज बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस मंथ के आखिर तक, हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन इस मंथ के आखिर तक आते आते तो वो 21 साल का हो ही जाएगा। तो बिकॉज यू हैव नो श्योरिटी, यू हैव नो एग्जैक्ट पॉइंट फॉर दैट, क्योंकि आपको बर्थडे नहीं याद है। सपोज ऐसे लिखा होता ना कि स्क्वाड डैश बी 21 एट क्रिसमस, ठीक है, या ऑन 25th ऑफ दिसंबर, तो आप श्योर, तो आप विल भी लगाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई, आप एंड को बता रहे हो मंथ के, और मंथ के एंड में तो शायद 21 भी आए, 22 भी आए, 23 भी आए, 24 भी आए तारीख, राइट? तो वुड भी लगाओ। ठीक है? क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? सो हियर यू विल राइट वुड बी। देखो मैं वापस टिक कर देती हूँ, वुड, शुड, शैल और वुड बी। नेक्स्ट देखो, जूली सेड द ट्रैफिक वाज हेवी। जूली ने कहा कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा हो रखा है। ट्रैफिक वाज हेवी का मतलब क्या है? बहुत ट्रैफिक है, बहुत जाम लगा हुआ है। सो शी बी लेट फॉर द मीटिंग, सो शी बी लेट फॉर मीटिंग, सो शी बी लेट फॉर मीटिंग में शी और बी के बीच में आपने क्या लगानी है? ब्लैंक लगानी है। राइट? तो आप मुझे बताइए यहाँ पे शी और बी के बीच में आप जो ब्लैंक लगाएंगे वो क्या होगी? शी शुड बी लेट फॉर मीटिंग या शी वुड बी लेट फॉर मीटिंग? सजेशन तो दे नहीं रहे हो, एडवाइस तो दे नहीं रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो ना, हो सकता है कि वो लेट हो जाए मीटिंग के लिए, तो क्या लगाओगे? वुड बी। गॉट इट? आई होप बच्चों की आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। राइट? तो अभी मैं इस सेशन को एंड करूंगी, लेकिन एक होमवर्क क्वेश्चन तो मेरा फर्ज बनता है देना, तो एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर दे करके जाऊंगी। ठीक है? और मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोग को, आप मुझे बताना यहाँ पे कौन सी मॉडल लगेगी। हमने कहा यू डैश नॉट मेस विद मी। बोलती है हिम्मत कैसे हुई मेरे से पंगा लेने की, तो हिम्मत भी मत करना मेरे से पंगा लेने की। ठीक? सो यू आर टॉकिंग अबाउट द करेज विच शुड नॉट बी हियर। आपको बताना है कि आप सामने वाले को उसकी हिम्मत को लेकर के क्या कर रहे हो, एक चैलेंज दे रहे हो कि पंगा भी लेने की कोशिश भी मत करना मेरे से। ठीक है? तो आप यहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करोगे? आई एम गिविंग यू ऑप्शन ऑल्सो, लेट्स सी आप लोग कर पाते हो कि नहीं। अभी तो आप लोगों ने इतने अच्छे से मॉडल ऑक्सिलरी को पढ़ा। नीड टू, देयर टू, देयर, या फिर नीड। राइट? तो ये आपको आंसर करना है। और क्योंकि ये भी याद रखना बेटा नेगेटिव लगा हुआ है, तो मैंने अभी अभी आपको चैप्टर में बताया है कि किस कंडीशन में
टू लगता है या किस कंडीशन में टू नहीं लगता है, राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंतजार करूंगी आप लोग के आंसर्स का कमेंट सेक्शन में। अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और मुझे जरूर बताइएगा क्वेश्चन का आंसर भी। आप लोग अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। रेस्ट, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।